तो मैं विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फॉलो करता हूँ। उनका मुझे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, मेंटालिटी बहुत अच्छी लगती है। उनका बहुत अच्छा शब्द है कि टैलेंट जैसा कुछ नहीं होता, टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। और ये मैंने अपनी निजी लाइफ में देखा है। कई लोग मुझे टैलेंटेड बुलाते हैं क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी चीज़ें जीतता आ रहा हूँ, लेकिन मैं 11वीं कक्षा में फेल हो गया। कि मेंस के 2 सिंपल रूल हैं, बहुत ही सरल भाषा लिखिए, आपका कंटेंट आपको नंबर दिलाएगा। और दूसरी बात है टू द पॉइंट लिखिए। यूपीएससी को इधर उधर की बात करने वाले पसंद नहीं है। आपसे जो पूछा गया है वो आप लिखिए, नहीं आता है तो आप उसको घुमा फिरा के मत करिए क्योंकि आपके नंबर कटेंगे। कि लॉ लो स्कोरिंग है और लॉ में सक्सेस रेशियो उन्होंने कहा नहीं है, परसेंट उन्होंने मुझे कुछ बताए। उन्होंने कहा कि 20% ही लोग सक्सीड करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर प्रतिशत ही मापदंड है तो आपको तो ये परीक्षा ही नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें तो 0.1% सक्सीड करते हैं। तो अगर आपकी ये मेंटालिटी और ये थॉट प्रोसेस है तो आप एग्जाम के लिए मत बैठिए। और दूसरी बात जहाँ तक रही, अगर 20% भी लॉ से जा रहे हैं तो मुझे वो 20% में होना है, क्या इसमें बड़ी बात है। अगर 20% सक्सीड करे तो मुझे उन 20% में होना है। ऑप्शनल वो लीजिए जो आप कंफर्टेबल हो, दुनियादारी की मत सुनिए। मधुशाला की एक पंक्ति है कि अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये लाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़िए। हेलो एवरीवन, विंग टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है चैतन्य अवस्थी सर, जिन्होंने रैंक 37 लाया है यूपीएससी सीएसई 2022 में। तो आज हम जानेंगे इनकी कंप्लीट जर्नी के बारे में कि क्या क्या इन्होंने फेस किया चैलेंजेस, और क्या हमें जो बिगनर्स है या जो स्ट्रगलर्स है उनको क्या क्या करना चाहिए आगे चलकर। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। तो मैं चाहूँगी सर आप प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में। जी, मेरा नाम चैतन्य अवस्थी है। मैं मूलतः कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड रांची से हुई है। और मैंने अपनी 8th से 12th स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल कानपुर से किया, जिसके बाद मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BA LLB ऑनर्स में 5 साल ग्रेजुएशन की। और मैंने फिर 1 साल लगभग 10-11 महीने तैयारी करके अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2022 में दिया और ऑल इंडिया रैंक 37 हासिल करी। सो लाइक आप यूपीएससी करना चाह रहे थे, ये थॉट कब से आया आपके पास और कैसे आया? नहीं, ये थॉट देखिए थोड़ा बहुत बचपन से भी था, क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा सम्मान और आदर पूर्ण व्यवहार करते थे अधिकारियों के प्रति। मैंने उनको कई हस्तियों से मिलते देखा, लेकिन जो उनका अधिकारियों के प्रति व्यवहार और रवैया और सम्मान था वो कहीं नहीं था। तो छोटे बच्चे के मन में कहीं ना कहीं छप जाती है बात कि वो अपने पिता को सबसे ज़्यादा मानता है, और उनका पिता अगर किसी को ऐसे देख रहा हो तो कहीं ना कहीं वो थी। बड़े हुए तो और जानकारी करी और किताबें पढ़ी, अधिकारियों द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ी, जाना कि कितनी विस्तृत जिम्मेदारियां निभाते हैं, कितना थैंकलेस जॉब है, कभी क्रेडिट नहीं मिलता है, हमें नाम भी नहीं पता चलता है ऐसे अधिकारियों का जो जाने कितना कुछ सैक्रिफाइस करके इस देश के लिए आगे चला रहे हैं। तो ये सब मुझे चीज़ें आकर्षित करती थी और इस परीक्षा ने मुझे बहुत आकर्षित किया। ये बहुत ही कठिन परीक्षा है जो आपको झकझोर के रख देती है, शारीरिक मानसिक हर तरह से चुनौती देती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे यूपीएससी हमेशा से क्लियर था कि यूपीएससी देना है। सर यूपीएससी में ऐसा देखा गया है काफ़ी ड्रॉबैक आते हैं, लोग अपनी चीज़ों को लेके हैंडल नहीं कर पाते। सम टाइम दे आर थिंकिंग लाइक कि चलो ठीक है अभी एक बार पढ़ लिया, दोबारा छोड़ दो, काफ़ी टाइम के बाद रिवाइज करें। तो आपके पास ऐसे कुछ चैलेंजेस आए थे आपकी लाइफ में? नहीं, बिल्कुल आए। और मैं ये देखिए सबसे कह रहा हूँ और फिर कहता हूँ कि यूपीएससी 30% किताबें हैं, 70% आपकी दिमाग की ताकत की परीक्षा है। किताबें केवल 30% ही उस परीक्षा का हिस्सा हैं। और आप जितने मजबूती से अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, मैं हमेशा उदाहरण विराट कोहली का देता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। वो इतने सफल होने के बावजूद, इतने अच्छे होने के बावजूद दिन प्रतिदिन नेट्स पे जाते हैं और वही बॉल बार बार खेलते हैं, केवल इसलिए कि वो और अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं कि वैसी मिलती जुलती बॉल आए तो मेरा हाथ अपने आप ऐसे चले। वही पढ़ाई है। आप जितनी बार उस किताब को पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, आपका दिमाग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इंटरलिंकेजेस बनाता है, कनेक्ट करता है। और जैसे ही वो उससे मिलता जुलता कुछ भी एग्जाम में आएगा, आपका दिमाग क्लिक करेगा सबकॉन्शियसली, और वो पढ़ाई होती है। तो मैं मानता हूँ पढ़ाई भी और क्रिकेट और कोई भी क्षेत्र में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतने अच्छे आप होंगे। सर आपके मोटिवेटर कौन थे आपके, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स या पर्सनल लाइफ में? मैं कहूँगा क्योंकि वो मैंने फेस देखा पिता के जाने के बाद, प्रिपरेशन की शुरुआत में पिता चले गए, तो पर्सनल लाइफ में मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी मोटिवेटर रही। मैं यहाँ बैठा ही हूँ, टॉप करना तो दूर की बात है, उनकी वजह से हूँ। बहुत लो फेस था। मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरे ब्रदर इन लॉज वगैरह और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और कहीं ना कहीं एक लार्ज पार्ट ऑफ माई सक्सेस बिलोंग्स टू देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और इसके बावजूद परिवार से परे बात करें तो मैं विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फॉलो करता हूँ। उनका मुझे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, मेंटालिटी बहुत अच्छी लगती है। उनका बहुत अच्छा शब्द है कि टैलेंट जैसा कुछ नहीं होता, टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। और ये मैंने अपनी निजी लाइफ में देखा है। कई लोग मुझे टैलेंटेड बुलाते हैं क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी चीज़ें जीतता आ रहा हूँ, लेकिन मैं 11वीं कक्षा में फेल हो गया क्योंकि उस साल मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो मेरे पिता ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम्हारा टैलेंट धरा का धरा रह गया। तो टैलेंट जैसा कुछ नहीं होता है, आप मेहनत करोगे आपको परिणाम मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे आप चाहे जितने टैलेंटेड हो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। सर प्रीलिम्स में देखा गया है बहुत अभी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो लाइक आपको तो ये पहले से ही लाइक अनुभव हो गया होगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो आप प्रिपेयर कैसे करते थे प्रीलिम्स के लिए स्पेशली? देखिए प्रीलिम्स और इस परीक्षा के लिए फिर से कहूँगा रटने की कोशिश मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कुछ मत याद करिए, ज़रूरी भी होता है। कई लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, आपको कुछ मुगलों के नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ हिस्ट्री में कई चीज़ें याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, लेकिन आप उनके पीछे का कारण समझिए कि क्यों हो रहा है, कि क्यों भारत को ही चुना गया। इतने सारे जो बाहर से लोग आए उन्होंने क्यों भारत को चुना हमला करने के लिए, कि ऐसा क्या था भारत में, और क्यों नीचे जब हम दक्षिण की बात करते थे तो क्यों वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी थी। तो उसके पीछे के कारण जब आप समझेंगे वो एनालिसिस हो जाती है। तो एनालिसिस कुछ नहीं है, जो भी तथ्य आपके सामने हैं जिनको आप याद कर रहे हैं उनके पीछे का कारण समझने की कोशिश करिए। सिर्फ हिस्ट्री की नहीं बात कर रहा मैं, ये हर सब्जेक्ट पे इक्वली लागू होता है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि कोई अगर स्कीम आई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आया है, तो वो क्यों आया है, क्या वो सिर्फ करप्शन को खत्म करने के लिए आया है कि लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए आया है। वो एनालिसिस प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगी। इसका फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा कि डीबीटी किस मंत्रालय के तहत आती है, वो नहीं पूछेगा यूपीएससी, नहीं फर्क पड़ रहा। अधिकारी से कभी ये थोड़ी ना पूछा जाएगा किस मंत्रालय, उसके पास सारी किताबें वो खोल के देख के बता देगा कहाँ है। अधिकारी से पूछा जाएगा क्यों किया जा रहा है ये स्कीम, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। प्रीलिम्स में आपको 2 ही स्टेटमेंट मिलेंगी, मेंस में तो आप विस्तृत बता सकते हैं क्यों। प्रीलिम्स देख रहा है कि आपकी समझ उतनी सटीक है कि आप उन 2 स्टेटमेंट से समझ पाएंगे नहीं। तो ऐसे ही आप तैयारी करिए, एनालिटिकल बेस रखें और फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं केवल उनको याद रखें। सर सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था आपका? देखिए बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज़ हैं, उनको फाउंडेशन बनाइए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ उनसे हो जाता है। मुझे नहीं पता, मैं एक टॉपर हूँ, मुझसे पहले कई आए हैं, मुझसे बाद आएंगे। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। मैंने ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में बेस बुक्स एनसीईआरटी रखी, उसको कॉम्प्लीमेंट किया एडवांस बुक्स से, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो हिस्ट्री में, लक्ष्मीकांत हो पॉलिटी में, जीसी लियाओंग हो ज्योग्राफी में। एक कोई किताब चुन लीजिए जो आप बेस बुक के बाद पढ़ें और नोट्स अपने ज़रूर बना लीजिए। 3 बार किताब पढ़ने के बाद आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद उस किताब को देखे भी ना। बाद में जब परीक्षा हो जाए तब उसको बड़ा आप दिल से लगाएं, सीने से लगाएं, वो अलग बात है, लेकिन नोट्स अपने बार बार रिवाइज़ करिए, जितनी ज़्यादा बार हो सके नोट्स को पढ़िए। और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए, जो जितने लिमिटेड रिसोर्सेज रखता है, जितनी ज़्यादा बार पढ़ता है वही निकालता है। बार बार देखिए कुछ नया नहीं है, मेरे शब्द नए हैं, मेरा चेहरा नया है, टॉपर्स की बातें केवल वही हैं, उन्हीं की पैकेजिंग कर करके हर साल अलग हो रहा है। सिंपल है, कम रिसोर्सेज रखिए, बार बार पढ़िए, इसको आप अपना अंतिम सत्य मान लीजिए एक तरीके से, इसके आगे कुछ नहीं है। और आपको डर लगेगा, ये कहना आसान है मेरे लिए, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि लिमिटेड रिसोर्स रखो, लेकिन मुझे पता है मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब मेरे दोस्त बाकी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो लगता है पीछे छूट जाऊँगा। वो डर पे ही काबू करना ही इस परीक्षा है, क्योंकि ये सब 30% है। मैं फिर से कहता हूँ कि ये किताबें और ये जानकारी, 70% आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, कितने स्ट्रांग है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप पीछे नहीं हट रहे, आपने एक बुक चुन ली, उसके अलावा आप नहीं देख रहे। तो यही सब मेंटल रिजॉल्व का टेस्ट है ये परीक्षा, और कुछ नहीं। सर और सीसेट के रिगार्डिंग में आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करा? नहीं, मैंने बिल्कुल किया। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं हल्के में ले रहा था और मेरे आसपास वालों ने कहा कि इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, और शायद ये बहुत अच्छी सीख मुझे मिल गई कि मैंने समय रहते उस पर काम किया। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जो मेंस लिखेंगे, मुझे पता है वो अधिकारी बनेंगे, उनका सीसैट नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि वो नाकाबिल हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने हल्के में ले लिया। सीसैट कठिन होता जा रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, ना सिर्फ मैथ में बल्कि कॉम्प्रिहेंशन में। लोग कहते हैं मैथ कठिन होगी, मैं कहता हूँ कॉम्प्रिहेंशन भी कठिन हो रहा है। आप देखिए लेंदी होते जा रहे हैं, एनालिसिस ऑप्शंस मिलते जुलते आ रहे हैं। यूपीएससी आपको फिर से दोहरा रहा है कि आप कोई भी पहलू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो अधिकारी के रूप में भी आपकी होगी। आपको विभाग कई होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि ये विभाग छोटा है तो इसको इग्नोर कर दें। यूपीएससी यही आपको तो देख रहा है, आपके अधिकारी लायक आपकी जो काबिलियत है उसको माप रहा है। आपने सीसैट छोड़ दिया कि अरे तो 66 नंबर लाने हैं, तो आप कल को आप अधिकारी बनोगे, आप कहोगे तो बेकार विभाग है, इसमें तो मीडिया नहीं आती है, इसमें कुछ काम करते, छोड़ देते इस विभाग को। नहीं चाहिए यूपीएससी को ऐसे लोग। तो ये सब चेक हो रहा है आपका। सिर्फ सीसैट को उस तरीके से मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए, पेपर लगाइए। और सीसैट ऐसा कुछ कठिन नहीं है, अगर आप पेपर लगा लेंगे कई सारे, आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। सर करंट अफेयर के रिगार्डिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइक मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि सोर्स को पकड़े, लाइक कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के मटेरियल्स को सेलेक्ट करें। तो आपका कुछ ऐसा चैलेंजिंग? नहीं, देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, 22 तारीख से पहले मैं भी स्टूडेंट था, 23 तारीख के बाद टॉपर बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट नहीं हूँ। सेम डाउट्स हैं, सेम क्वेश्चंस हैं,
सिंपल आंसर है, एक सोर्स पकड़िए। अब मुझसे कई लोगों ने कहा 2 अखबार पढ़ो, 3 अखबार पढ़ो, मैंने कहा नहीं पढ़ना है मुझे, क्योंकि किसी को किसी संस्थान में नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है 5 अखबार पढ़ने के लिए, और वो 5 अखबारों की जानकारी आपको खूबसूरत तौर पे एनिमेशन में देने के लिए, तो वो मेहनत आप दोबारा क्यों करना चाहते हैं? जब कोई और आपके लिए वो मेहनत कर रहा है तो आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचिए। यूपीएससी में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं एक अखबार पढ़ता था ताकि मुझे पता रहे क्या हो रहा है मेरे आसपास, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ मैगजीन पे निर्भर हो गया हूँ, क्योंकि मैगजीन महीने के अंत में आती है। तो आप एक अखबार बहुत अच्छे से पढ़िए, एक मटेरियल ले लीजिए किसी भी कोचिंग का, या मैं कहता हूँ ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, और कोई भी मुझे लगता है कोचिंग अब ऐसा कुछ लेती नहीं है, वो फ्री में ही डाल देती है। आप लीजिए, उसको रिलीजियसली पढ़िए और भूल जाइए कि उसमें सब कुछ है कि नहीं है। सबके डर में होता है कि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं। अरे भाई, वो 120 पढ़ने की है, तुम उतना ही कवर कर लो, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। जो कुछ मिस हो रहा होगा वो अगली बार में आ जाएगा। आप एक रिसोर्स को बार बार रिवाइज करिए। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा जो आप अखबार में पढ़ते आ रहे हैं उसका रिवीजन हो रहा है, तो वो दोनों मिलकर करंट अफेयर्स हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है करंट अफेयर्स। सो मेंस के लिए अगर देखें तो 7 पेपर है, 5 डेज है, एंड ईच पेपर 50 पेजेस लिखना है। ये इस पे आपने कैसे काम किया था? ये तो खुद में ही एक बहुत चैलेंजिंग टास्क। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हंसी मजाक में कहता हूँ कि मेंस में मुझे पता भी नहीं मेरे कमरे में कौन लोग थे, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला ऊपर नज़र उठाने का। एक बार पेपर शुरू हुआ उसके बाद, और सही में नहीं मिलता है समय। मैं कोई इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फिल्मी तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि देखो कितनी मेहनत करी। ये सत्य है, आप लोग जब जाओगे आपको पता चलेगा। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपको ऊपर नज़र उठाने का समय नहीं मिलता है। आप नीचे लिखते जाते हो, और ये लग आसान रहा है, लोगों की उंगलियां छिलती हैं, लोगों के हाथ दर्द करने लगते हैं। मैंने खुद पट्टी बांधी थी बीच में, मेंस और ऑप्शनल के बीच में। डॉक्टर ने कहा इसकी पट्टी बांधो, नहीं तो ये खिंच जाएगी नसें, क्योंकि आपको उतना लिखना पड़ता है और एक मौका मिलता है तो आप चाहते हैं कुछ छूट ना जाए। इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए। उस दिन पे मत टालिए कि मुझे आता बहुत है और मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी, मैं उस दिन लिख लूँगा। नहीं लिख पाओगे आप, बहुत ज़्यादा दबाव होता है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत कुछ लिखना होता है। प्रैक्टिस से ही होगा, ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज़। आप एक सीनियर पकड़ लीजिए, एक क्वेश्चन लीजिए, मेंस का आंसर लिखिए टाइमर लगा के 7 मिनट का, और अपने सीनियर को दिखाइए। अगर वो समझ जा रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो तो आपका आंसर अच्छा है। सर, तो आपने मतलब इस पे काम कैसे किया था? लाइक पर डे आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते थे या फिर? नहीं, देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगा कि मैंने पर डे किया। जो बात सच है वो सच है। मैंने करीबन जनवरी में 1 महीने थोड़ा सा, कहते हैं ना कि खून गर्म करने के लिए लिखाई शुरू करी कि थोड़ा सा आ जाए भाई, बहुत दिन से लिखा नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में तो गोले मारने होते हैं। तो जनवरी में थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस करी, फिर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी, प्रीलिम्स दिया। जैसे ही प्रीलिम्स हुआ 2-3 दिन मैंने आराम किया, चौथे दिन से रिजल्ट आए चाहे ना आए, मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी। और वो जो 3 महीने मैंने सिर्फ आंसर लिखे, पढ़ाई के साथ साथ 3 घंटे मैंने सिर्फ आंसर लिखे, और तेज़ लिखता था, राइटिंग सुधारी, डायग्राम बनाना। पहले मुझे लगता था कि टॉपर्स को देखता था वो इंडिया का मैप कितनी तेज़ बना लेते हैं, और मेरा 8 से 36 का आंकड़ा था, तो मैं बड़ा डर जाता था कि कैसे बनाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस करी, एक दिन पूरा सिर्फ मैप बनाने की प्रैक्टिस करी, और उस दिन के बाद से मुझे कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरा हाथ ऑटोमेटिकली बनाता है मैप। सो सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। वही विराट कोहली वाला एग्जांपल है। स्पोर्ट्स हो कोई भी फील्ड हो, जो म्यूजिशियन है वो 10 बार गिटार बजाता है तब उसको आता है, कॉर्ड्स प्रैक्टिस करता है तब उसको आता है। तो आप भी, आपकी आर्ट वो है आंसर राइटिंग। आप 10 बार लिखोगे आप मास्टर हो जाओगे इसकी। सर, आपके लिए जैसे मेंस आंसर राइटिंग में आपके मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर देखा जाए आपने अपनी मेंस आंसर राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड किया था? जैसे अभी बोलते हैं ना कि डायग्राम मैपिंग करो, कुछ डेटा को कलेक्ट करो, तो इन सभी चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन आपके में भी रहा था? क्या क्या आपने कुछ लाइक डाला था? देखिए मेंस में जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ कि मैंने चेक किए हूँ पेपर। ये बात सही है, मेरे नंबर अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन तो मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ कि मेंस के 2 सिंपल रूल हैं। बहुत ही सरल भाषा लिखिए, आपका कंटेंट आपको नंबर दिलाएगा, और दूसरी बात है टू द पॉइंट लिखिए। यूपीएससी को इधर उधर की बात करने वाले पसंद नहीं है। आपसे जो पूछा गया है वो आप लिखिए, नहीं आता है तो आप उसको घुमा फिरा के मत करिए, क्योंकि आपके नंबर कटेंगे। तीसरी बात, डायग्राम्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके आंसर को खूबसूरत बनाते हैं, आपकी जगह बचाते हैं। आपकी जगह तो कम है ना, अगर आपकी जगह बच गई तो आप और कुछ लिख सकते हो जो बाकी बच्चों ने नहीं लिखा है। कोशिश करिए 2 अलग अलग रिफिल पेन यूज़ करिए। मैं काला और नीला ले गया था, बोलने में आसान है, उस समय तो ढक्कन भी बंद नहीं करता था, दोनों ढक्कन खुले रखता था, जैसे ही काले की ज़रूरत पड़ती थी काला। अंडरलाइन करिए और कोट्स का इस्तेमाल करिए। जो किसी चैतन्य अवस्थी आज यहाँ बैठ के कुछ बोले उतनी बात जमेगी नहीं, महात्मा गांधी ने वही बात कही और दूसरे शब्दों में बहुत जमेगी, क्योंकि महात्मा गांधी ने मेहनत करी है चैतन्य अवस्थी से 100 गुना ज़्यादा। तो शब्दों पे व्यक्तित्व का फ़र्क पड़ता है। कोट्स का इस्तेमाल करिए, सरल भाषा, जो सरलतम बात भी लग रही हो किसी महान व्यक्ति ने बोली हो उसको ज़रूर डालिए, उसका असर पड़ता है, उससे पता चलता है आप कितने पढ़े हुए हैं। और मैं यही कहता हूँ सबसे कि इंट्रोडक्शन आपको देना है तो परिभाषा, डेटा या फिर एक कोट से शुरुआत करिए। बॉडी में जो आपसे समीक्षा करने को कही गई है वो करिए, केवल वही करिए और कुछ मत करिए। और जितने विस्तृत डायमेंशन दे सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, उन सारों में चर्चा करके अपना आंसर पूरा करिए। ओके।
सर ऑप्शनल को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनका ऑप्शनल क्या हो। कई बार तो ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट ने कुछ लाइक PSIR लिया एंड देन आफ्टर सडनली सोशोलॉजी या समथिंग किसी और सब्जेक्ट में वो चेंज हो गए। तो लाइक आप कुछ ऐसे मतलब ऐसे डिलेमा में नहीं थे? नहीं, देखिए डिलेमा में था तो नहीं, लेकिन लोगों ने डालने की कोशिश करी। मैं तो बहुत क्लियर था कि मुझे लॉ लेना है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी है, लेकिन लोगों ने एकदम से मुझसे कहा कि लॉ लो स्कोरिंग है और लॉ में सक्सेस रेशियो उन्होंने कहा नहीं है, परसेंट उन्होंने मुझे कुछ बताए। उन्होंने कहा कि 20% ही लोग सक्सीड करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर प्रतिशत ही मापदंड है तो आपको तो ये परीक्षा ही नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें तो 0.1% सक्सीड करते हैं। तो अगर आपकी ये मेंटालिटी और ये थॉट प्रोसेस है तो आप एग्ज़ाम के लिए मत बैठिए। और दूसरी बात, जहाँ तक रही, अगर 20% भी लॉ से जा रहे हैं तो मुझे वो 20% में होना है, क्या इसमें बड़ी बात है? अगर 20% सक्सीड करे तो मुझे उन 20% में होना है। ऑप्शनल वो लीजिए जो आप कंफर्टेबल हो, दुनियादारी की मत सुनिए। परीक्षा आपको देनी है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो नहीं देने आएंगे। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलिए। कोई भी लो स्कोरिंग नहीं होता, कोई भी हाई स्कोरिंग। मेरे 275 मार्क्स आए ऑप्शनल में और मुझे पता है कि अगर मैंने और लिखा होता तो मेरे और अच्छे नंबर आते। जितना मैंने लिखा है उसके हिसाब के नंबर हैं ये, और मेरे पास मौका था, मैं और अच्छे से तैयारी करके इसको 300 भी कर सकता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑप्शनल आप कंफर्टेबल हो उसको एक चुन लीजिए और उसके बाद फिर ऐसे नहीं कि कहते हैं ना, मधुशाला की एक पंक्ति है कि अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़िए, एक ऑप्शनल पकड़िए और फिर भूल जाइए, सोच लीजिए कि अब यही है और उसी में करना है। राइट। सो इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपने क्या कुछ अलग से प्रिपरेशन किया था? ऐसा मैंने सुना है, आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, कि लोग इंटरव्यू के लिए अलग से क्लासेस लेते हैं, कुछ अलग से मटेरियल, कुछ अलग से तैयारी करते हैं। तो आपका क्या रहा था इंटरव्यू में? आपका क्लासेस तो नहीं ली, मटेरियल ज़रूर लिया। और जो बात सच है, क्योंकि वो मटेरियल ज़रूरी होता है। दिसंबर में रिजल्ट आया, अप्रैल में इंटरव्यू था, 3 महीने थे। इसमें आपके अपने व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। आपके जीवन से जुड़ी कोई भी डिटेल से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें मटेरियल की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे यूपी के होम स्टेट में आपको यूपी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसका कल्चर पता होना चाहिए, उसकी आर्ट पता होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज़, इन्वायरमेंट में क्या है यूपी का रोल इस समय, वो पता होना चाहिए। ये सब बिना मटेरियल के आपको नहीं पता चलेगा। कानपुर सेम एनालिसिस कानपुर की आपको करनी है। हॉबीज़ में अगर आपकी क्रिकेट, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स है मेरे थे, तो आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि आप 2 साल से हो सकता है कटे हुए हों, तो आपको ब्रशअप करने के लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो बिल्कुल आप मटेरियल निसंकोच इस्तेमाल करिए। अगर मटेरियल, ये सारा सब कुछ फ्री में उपलब्ध है इंटरनेट पे। अपनी रिसर्च करिए बहुत मजबूती से। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप कैसे किसी और को इंटरव्यू में अपने बारे में बता पाएंगे? अपने बारे में सब कुछ जानिए। हम लोग को बहुत भ्रम होता है कि हम अपने बारे में तो बता देंगे, और जब बैठते हैं सोचते हैं तो पता चलता है कुछ नहीं जानते अपने ही बारे में, इतना परीक्षा में मग्न हो गए हैं। तो वो 3 महीने या 2 महीने जो भी मिले उसमें अपने लिए तैयारी करिए, खूब अच्छे से अपनी प्रिपेयर करिए। जो मटेरियल लगे उससे प्रिपेयर करिए, कभी निसंकोच ये नहीं कि ये तो इंटरव्यू के लिए मटेरियल मांग रहे हैं। बिल्कुल चाहिए मटेरियल और आप उसका यूज़ करके इंटरव्यू दीजिए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू? मेरा, देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत नर्वस होते हैं, डरते भी हैं। मैं नहीं यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करूँगा कि मैं तो कॉन्फिडेंट था। हर बच्चे, समान बच्चे की तरह मैं डरा हुआ था। लेकिन क्रेडिट जाता है बोर्ड को। सत्यवती मैम का बोर्ड था और उस बोर्ड के सभी सदस्यों को, जिन्होंने बहुत सहजता से मेरा इंटरव्यू लिया। और पहले मिनट से जब से मैं अंदर घुसा उन्होंने बहुत कंफर्टेबल मुझे फील कराया। कभी मुझ पर दबाव नहीं बनाया, किसी तरीके से मुझे ग्रिल या कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करी। बहुत आदरपूर्वक मुझे बात रखने का मौका दिया और बहुत विस्तार से चर्चा करी, लंबा इंटरव्यू लिया। और मुझे खुश किया कि 1 साल जब आप मेहनत करते हैं और जब आपको कोई आदमी 40 मिनट अपने साथ देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं मेहनत करके आया, उन्होंने मेरी बात तो सुनी 40 मिनट। तो मैं खुश होकर अपने इंटरव्यू से निकला कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई यहाँ तक। अब रिजल्ट आएगा जो आएगा, लेकिन इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, मुझे इतना अच्छा खुशी हुई। सर, तो आप लाइक रिजल्ट आपको पता था कि लाइक कुछ आइडिया हो जाता है ना स्टूडेंट्स को कि हाँ शायद सेलेक्ट हो जाऊँ? देखिए, मैं बड़ा इसमें आप मुझे वहमी कह लीजिए या सुपरस्टिशियस कह लीजिए, मैं मानता हूँ कि मैं अपना सबसे बड़ा जिंक्स हूँ एक तरीके से। तो मैं कॉन्शियसली ट्राई करता हूँ कि मैं नहीं सोचूं। हाँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक फीडबैक तो पता ही होता है। जैसे प्रीलिम्स हुआ तो मुझे पता था कि मेरा हो रहा है, लेकिन मैं बार बार पोकर फेस बना के अपने आप को सोचा नहीं हो रहा, लेकिन पता है। तो मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। मेंस लिख के आया, अच्छे से ईमानदारी से लिख के आया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो मुझे लगा कि हाँ नाम तो आना है, लेकिन फिर भी अपने आप को कहा कि हो सकता है नहीं आए। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी कम शुरू करी, अगले साल की प्री की तैयारी शुरू करी। वो प्रोसेस चलता रहा, कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने दिया कि नहीं अब तो हो गया। सेम इंटरव्यू का था, इंटरव्यू दे के आया, खुशी हुई। माँ को जताया नहीं कि जिंक्स हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना माँ है, वो पहचान लेती है। तो थोड़ा उनको भी लगा और इंटरव्यू से आया, 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लिया, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में जुट गया कि मुझे मई में देना है। मैंने टिकट करा रखी थी, मेरे एडमिट कार्ड रेडी थे। ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा भी गया इंटरव्यू। आप फिर भी अपने मन में रखिए कि कुछ भी हो सकता है और उसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़िए। सर, प्रीलिम्स 2023 के लिए आप प्रिपेयर थे, लेकिन कि अभी फिर से देना है अगर नहीं आया सब?
अगर आप मुझसे पूछा ऑनेस्टली, मेंटली मैं प्रिपेयर था, एकेडमिकली उतना प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मैं इंटरव्यू की प्रोसेस से आ रहा था जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है। और आपने भी कहीं देखा होगा ये कि प्रीलिम्स एक बार निकाल लेना इसका गारंटी नहीं कि आप हर बार निकाल लोगे। प्रीलिम्स वो उतना ही मेहनत मांगता है, चाहे वो ऑफिसर हो। अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ, अगले साल मुझे अगर प्री निकालना हो ऐसी मजाक में भी, तो मुझे वो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मैं आपको बहुत लिखित भी देता हूँ, वो प्रोसेस मांगता है, प्रीलिम्स डिमांड करता है आपसे कि इतनी मेहनत करो मुझे डिजर्व करने के लिए। तो वही खेल है। एकेडमिकली मैं उतना प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मेरी इंटरव्यू प्रेप से आया हूँ, बिल्कुल अलग होती है प्री से। लेकिन मेंटली प्रिपेयर था कि कुछ भी हो जाए तो अटेम्प्ट देने जाऊंगा, बेस मेरे पास तैयार है, डबल मेहनत करूंगा, जो 8 दिन बचेंगे रिजल्ट के बाद के उसमें डबल मेहनत करूंगा, लौट दूंगा। सर, रिजल्ट आने के बाद का मोमेंट आपका क्या रहा था? इमोशनल? हाँ, इमोशनल था। मैं चाहता था कि अच्छा हो और ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन पिता नहीं थे। तो वो हर इंडिविजुअल की अपनी जर्नी होती है, हर टॉपर की अपनी जर्नी होती है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं चाहता कि बहुत ही और ही हसीन मोमेंट होता, माता पिता दोनों होते, और पिता के साथ खास तौर से, क्योंकि ये जर्नी प्लान करी थी, हर स्टेप मैंने पिक्चर किया हुआ था कि ऐसे क्या होगा। ना सिर्फ ये जर्नी, कभी कभी आप ज़्यादा आत्मविश्वास में आके आगे की जर्नी भी प्लान कर लेते हैं कि मैं क्लियर कर लूँगा उस दिन पापा का क्या होगा। तो ये सब पिक्चर किया हुआ था। जब वो नहीं हुआ तो डिजेक्शन था, एक तरीके की लो फीलिंग थी। एग्ज़ाम निकाला था लेकिन खुशी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे संभाला। अभी ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू लेट दैट फीलिंग सिंक इन, टेकिंग वन डे एट अ टाइम, नॉट ओवर थिंकिंग टू मच, एंड दैट इज इट। एग्जाम है, निकला है, अच्छी बात है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैंने कभी लोड नहीं लिया इस एग्जाम का कि इतनी बड़ी चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा निकाल लूँगा तो मैं कुछ और बन जाऊँगा। इसकी बात करें कुछ प्लान है? नहीं, प्लान बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक प्लान्स रखता हूँ। प्रिपरेशन में भी बेसिक प्लान्स रखे, शायद उसी का रिजल्ट मिला। प्लान बहुत सिंपल है, देश की सेवा करनी है। किस माध्यम से करनी है बस ये चुनना था। वो यूपीएससी चुना क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी क्वालिटीज बेस्ट वे में डिप्लॉय कर सकता हूँ अपने गवर्नमेंट की सेवा में, अपनी देश की सेवा में, और वो करने का मौका मिल रहा है, वो बड़ी बात है। छोटे टारगेट्स रखता हूँ आगे के, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जहाँ पे भी जिस भी जिम्मेदारी पे कार्यरत होऊंगा, अपना मैं ये मेरा मानना है कि 100% मैं दूंगा, और उसके बियॉन्ड बाकी क्या होता है वो किसी के हाथ में नहीं है। सर, मैं चाहूंगी जो अभी बिगनर्स है और जो स्ट्रगल है, आप उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। अब मैं छोटा सा मैसेज, चलिए मैं 2 लाइनें रामधारी सिंह दिनकर की देता हूँ, ये सारा मैसेज है। उसी ने मुझे मोटिवेट रखा। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अगर आप रिजेक्टेड फेज से जा रहे हैं लाइफ के, तो वो कहते हैं कि और अधिक ले जांच देवता, इतना दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि आपसे पहले भी लोगों ने निकाला है, आपके बाद भी लोग निकालेंगे, आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में लोग हैं, आपसे ज़्यादा अचीव किए हुए लोग हैं। आप एक इंसान हैं, इंसान ही रहिए। अपने दिमाग में बिल्कुल कोई इमेज अपनी ना बना लीजिए, ना दूसरों को बना लीजिए। हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, आप एग्जाम निकाल लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।